आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है भूगोल। पुस्तक का नाम है समकालीन भारत 2। इसका दूसरा पाठ वन एवं वन्यजीव संसाधन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेसन को हमने अच्छे से एक एक टॉपिक पर बात की थी। आज हम इस क्लास में 10वीं कक्षा भूगोल पाठ्यपुस्तक आपकी समकालीन भारत 2 इसका नाम है, इसका दूसरा लेसन, इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, उनके ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड लेसन वन एवं वन्यजीव संसाधन के जो पाठ है उसमें समीक्षात्मक जो विषय वस्तुएं हैं, मुख्य जो टॉपिक है, मुख्य जो बिंदु है, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा पाठ इन बिंदुओं पर डिपेंड करता है, आधार है इसका। पहला है वनस्पति जात। तो इसका मतलब हमने लेसन में भी अच्छे से इसके बारे में पढ़ा था। विशेष क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिनकी अपनी विशेषताएं तालाब है। तो ये वनस्पति जात का एक उदाहरण है। क्या होते हैं, एक बिंदु में, एक लाइन में आपको इसका अर्थ बताना है। ये आपको एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके उनमें मिल जाते हैं, या एग्जाम में आते हैं तो उनका आपको आंसर लिखना होता है। कई बार जैसे आपको जो आंसर है वो क्वेश्चन के रूप में मिलता है, फिर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो आपको अगर इस बिंदु के बारे में सही से पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। दूसरा इसका बिंदु है प्राणी जात। विभिन्न प्राणियों का समूह, उसको प्राणी जात कहा गया है। वन जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से पनप जाते हैं, पनप का मतलब उग जाते हैं। वन्य जीव वनों में रहने वाले प्राणी, जीव जंतु इत्यादि। पादप जातियां पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां, जिसमें छोटे से लेकर के बड़े सब कुछ आ जाते हैं। जल स्थल चर, जल तथा भूमि दोनों पर रहने वाले जीव। जल का मतलब पानी, स्थल का मतलब धरती, धरातल पर। चर का मतलब चरने वाले, विचरण करने वाले, घूमने वाले, पाए जाने वाले। कृत्रिम वन वृक्षारोपण तथा वन महोत्सव की सहायता से निर्मित वन, यानी मानव निर्मित वन है। मनुष्य द्वारा एक विशेष सहयोग से, लोगों के सहयोग से उत्सव के रूप में वृक्षों का रोपण करना, वृक्ष उगाना, लगाना। हिमालयन यव हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला औषधीय पौधा। इसमें पाठ में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। चिपको आंदोलन का जब जिक्र आया उस टाइम इसका हमने बात की थी। यानी हिमालय प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला औषधीय पौधा, जो जड़ी बूटियां, दवाइयां इत्यादि बनाने के काम आते हैं। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। भारत में 10% वनस्पति तथा 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। ये भी हमने डिस्कस किया था। सारी बातें हमने लेसन में पढ़ी हुई है, सिर्फ इसकी रिवीजन हो रही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजना है। भूमि पर रहने वाले सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता एक विशिष्ट प्राणी है, यानी स्पेशल विशेष प्रकार का है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। इसके बारे में मैंने एक बिल्कुल अच्छी रोचक जानकारी के बारे में हमने पढ़ा था। अब आपके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है, चाहे वो HBSC बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी है, चाहे CBSE का छात्र है। एनसीईआरटी पैटर्न है आपका, बिल्कुल आपके बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ह्रास का मतलब विनाश का या पतन का। तो 4 ऑप्शन इसमें कृषि, इसमें आपको नेगेटिव छांटना है, जो नहीं है वो छांटना है। तो कृषि प्रसार, इसके कारण तो इसका प्राणीजात वनस्पति का ह्रास होता है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, इसके कारण भी इनका विनाश होता है। आगे है वृत्त का मतलब होता है बड़े स्तर पे, विशाल स्तर पे, स्तरीय विकास परियोजनाएं। अगर देखो बड़े स्तर पे विकास परियोजनाएं शुरू की जाएगी तो इन चीजों का हम बचाव कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, यानी वनस्पति भी बच सकती है, प्राणी जात का भी खतरा कम हो सकता है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा। चौथा है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, इसके कारण भी विनाश होता है। तो जो आपका सही ऑप्शन है इसका, वो तीसरा गया इसका पार्ट आ जाएगा।
देखिए अगर आपको इस तरह से एक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इसमें लास्ट में नहीं वाला पूछा गया है। तो एक तो 4 ऑप्शन हम ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको इसका उत्तर नहीं समझ में आ रहा तो इसका आप वो देख लें जो 3 पॉइंट सेम है, पॉजिटिव देख लें या फिर नेगेटिव देख लें, इनमें से आपका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों के सीधी भागीदार नहीं करता। संरक्षण का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रख रखाव बचाव कह सकते हो एक प्रकार सा। तो वो आपका जो ऑप्शन इसमें है, पहला है संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा है बीज बचाओ आंदोलन, तीसरा है चिपको आंदोलन और चौथा है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। आगे है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों या पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल कीजिए। यानी आपको मेल करना है, ये आपका क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है वो आपका क्वेश्चन है, जो नीचे उत्तर है वो इसका मेल किया हुआ है। यानी आपका जैसे जानवर है, पौधे हैं, जो आपके ऑप्शन दिखाई देते हैं, इनका जो सही वर्ग है उसकी पहचान करनी है, अस्तित्व कौन कहाँ है इसका। ठीक है, तो काला हिरण किस प्रकार का है, ये संकटग्रस्त प्रजाति है एक प्रकार से। एशियाई हाथी है, स्थानिक है यानी स्थान विशेष में पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने लेसन में पढ़े हुए हैं, वहीं से उठाए गए हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगा के ध्यान आपका पीछे लेके जाना है उस लेसन के अंदर। अगर आपने अब तक लेसन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप लेसन जरूर पढ़ें। अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ें, वीडियो देखकर भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी आपको जहाँ भी सुविधा लगती है आप प्लीज़ लेसन जरूर पढ़ें, क्योंकि बिना लेसन पढ़े आप इनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। जरूरी नहीं सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको मिले जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको बुक से डायरेक्ट उठा करके, लेसन से पार्ट से उठा करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, तो प्लीज आप एक बार लेसन जरूर रीड कर लें। एशियाई हाथी स्थानिक है यानी स्थान विशेष में पाए जाते हैं। अनसमान जंगली सुअर यानी एक प्रकार से जो समान नहीं है या असमान जिनका वितरण हो चुका है। सुभेद्य, ये नाम थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो सुभेद्य प्रजाति है इनकी। हिमालयन भूरा भालू, ये दुर्लभ प्रजातियों में आ जाता है, यानी जो वनस्पति जात और प्राणी जात की जो जातियां इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया था वहां से पर्सन लिया गया है। गुलाबी सिर वाली, ये सिरावली नाम दे रखा है, यहाँ सिर वाली बतख आएगा, तो ये लुप्त प्रजातियों में पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित का मेल करें, यानी फिर इसका मिलाप करना है आपको। आरक्षित वन ये आगे दे रखे हैं, रक्षित वन आगे दे रखे हैं, अवर्गीकरण वन ये आपका क्वेश्चन है जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, काले गहरे काले अक्षरों में दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर नीचे है। आरक्षित वन इनमें से कौन कौन से हैं, यानी वही ऊपर जो मेल वाला है सिस्टम, इसमें इस तरीके का दे दिया, नीचे इसको इस तरीके से दे दिया, आपको मेल करना है। यानी आरक्षित वन सामने वाले किन ऑप्शनों में मेल करता है, यानी वन का जिक्र है तो इसका सेकंड जो आपका दिखाई दे रहा है आपको ऊपर क्वेश्चन में, यानी आरक्षित वन वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण के नजरिए से सर्वाधिक मूल्यवान वन होते हैं। रक्षित वन कौन से होते हैं, वह वन जो और अधिक शरण से बचाई जाती है, यानी जिनकी रक्षा करना और ज्यादा जिनकी जरूरत है। अवर्गीकरण वन या अवर्गीकृत वन सरकार और व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि होते हैं, जिनका एक स्पेशल वर्ग नहीं बनाया गया है, जो निजी हितों में आते हैं, सरकार के दायरे से थोड़े से बाहर होते हैं और निजी हितों में आते हैं वो। तो इस प्रकार के ये सेम वही क्वेश्चन है, इनका जो वर्गीकरण बांटा गया था हम लेसन में पढ़े हैं इनको अच्छे से। चौथा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित 30 शब्दों में दीजिए। जैव विविधता क्या है, यह जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये पहला क्वेश्चन है इसका भाग क में। दूसरा इसका विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा पहले का, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता से अभिप्राय, मैं आपको डायरेक्ट इसका सीधी भाषा में बताता हूं। जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर, धरती पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता, यानी कई जीव ऐसे हैं जो काफी मात्रा में पाए जाते हैं, कई जीव ऐसे हैं जो दुर्लभ प्रजातियों में पाए जाते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ प्रजातियां, लुप्त जातियां, ये इस प्रकार की जो बात है वो उसमें से लिया गया है क्वेश्चन आपका। जो प्राय अपने कार्यों एवं आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। जैव विविधता मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मानव तथा दूसरे अन्य जीवधारी एक जटिल पारस्परिक या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनके विभिन्न तत्वों पर निर्भर
करते हैं। अतः ये हमारे लिए विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए हवा, पानी तथा मिट्टी। देखो कई शब्दों में मिसप्रिंटिंग है, आप समझ सकते हो इसको, मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे ये लिखा है उदाहरण के लिए हवा, पानी तथा मिट्टी आदि जीवन यापन के लिए आवश्यक है। वहीं पौधे, पशु तथा विभिन्न सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सर्जन करते हैं। इस प्रकार से परस्पर निर्भर है। यानी कहने का मतलब जो जैव विविधता है वो क्या है और ये किस प्रकार जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी एक प्रकार से ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इन सब का जो आधार है मानव जीवन, जिस प्रकार मनुष्य को जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही इस धरती पर सभी प्रकार के जो जीवधारी हैं वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए जैव विविधता इसके लिए आधार का काम करती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण। ह्रास का मतलब पतन या विनाश। तो बढ़ती खाद्यान्न जरूरतों की पूर्ति, यानी लगातार मनुष्य जो जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए जो खाद्य पदार्थों की वो कमी हो रही है, इसकी पूर्ति के लिए ये पैपूर्ति नाम दे रखा है, इसका आपूर्ति या पूर्ति कह सकते हो। वनों की कटाई हो रही है और इसके लिए जो वनों की कटाई है वो इसके लिए उत्तरदायी कारक रहता है। अत्यधिक पशुचारण, ईंधन के लिए लकड़ी, वृक्षारोपण में कमी, एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमानों पर रोपण ने भी प्राकृतिक जो विनाश में बड़ी भूमिका निभाई है। यानी वनस्पतियों का जो विनाश है वो ये कारण भी काफी प्रभाव डालते हैं। तीसरा पॉइंट है जंगलों की बर्बादी, यानी जंगलों की लगातार संख्या में कटाई हो रही है और उन क्षेत्रों पर या तो उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं या फिर मनुष्य अपने रहने के लिए आवासीय स्थानों की व्यवस्था कर रहा है। 1952 से बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण भी 5000 वर्ग किलोमीटर जंगलों को साफ करना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, नई नई पंचवर्षीय योजनाएं जब आती है तो अनेक बड़े बड़े स्थानों या जंगल इत्यादि को काट करके वहां पे उसको साफ कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक काल में रेलवे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब भारत विदेशी ताकतों के अधीन में था तब वहाँ के लोगों ने अपने व्यापार के फायदे के लिए इस प्रकार के जो कार्य हैं वो किए थे। जैसे कृषि है, रेलवे लाइनें बिछा दी, उद्योग धंधे, खनन क्रियाओं में जंगलों को सर्वाधिक जो हानि पहुँचाई थी अपने फायदे के लिए, तो वो सारे के सारे कारण इसमें दिखाई दे रहे हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। विवेचना का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्कस करना, कंक्लूजन, एक प्रकार से निष्कर्ष निकालना। तो हम डिस्कस के माध्यम से इसको लेसन के अंदर भी इसके ऊपर हमने बातचीत की थी और आज फिर हमारे सामने एक बार से फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये कैसे है, इसको हम देखो एक पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक बहुत ही सुंदर क ख ग 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। यानी इसको हम बिंदु दर बिंदु इसके ऊपर बात करें ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि हमारे सामने इसके अलग अलग फिर पॉइंट निकल के आते हैं और एक पॉइंटों के माध्यम से हम बिंदुओं के माध्यम से अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो राजस्थान के बिश्नोई समाज के गाँवों में काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय व मोरों का शिकार वर्जित है। न केवल राजस्थान में बल्कि आजकल भारत के बहुत से स्थानों पर इस तरह के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सरकार भी इसके ऊपर अग्रणी भूमिका निभा रही है। टिहरी के किसानों द्वारा लिए गए बीज बचाओ आंदोलन एवं नवधान्य ने सिद्ध कर दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि संभव है। यानी कहीं ना कहीं जो रासायनिक बीज है, उर्वरक है, उनके प्रयोग के बिना भी हम अच्छी कृषि कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आगे है, इसी प्रकार छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा तह तहसील है संथाल जनजातियों द्वारा महुए व कदम के वृक्षों की पूजा ने इन वृक्षों को संरक्षण प्रदान किया है। यानी कहीं ना कहीं हम इन वृक्षों की पूजा पाठ करते हैं। एक समुदाय विशेष के लिए कोई वृक्ष विशेष होता है तो वहाँ के लोगों के अपने पूजा पाठ के लिए इस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया है ताकि वहाँ के लोग कम से कम इस प्रजाति को तो नुकसान न पहुँचाए। आगे है, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर निबंध लिखिए। यानी कहने का मतलब हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, धर्म विशेष से जुड़ी हुई बात है, जीव विशेष से जुड़ी हुई बात है, वो किस प्रकार भूमिका निभाती है उसके ऊपर निबंध का मतलब आपको एक व्याख्यात्मक शब्दों में वर्णन करना है। भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है जहाँ लोगों के अलग अलग रीति रिवाज हैं, यहाँ जो प्रकृति के अपने आप को निकट रखते हैं। इन रिवाजों में जंगली जीवों से संबंधित कुछ रीति रिवाज हैं। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राजस्थान का बिश्नोई समाज खेजड़ी के पेड़ों, काले हिरण, चिंकारा आदि के संरक्षण के लिए पूरे भारत में विख्यात है।
इसी प्रकार बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा एवं संथाल जनजातियों द्वारा महुए और कदम के वृक्षों की पूजा, उड़ीसा व बिहार के छोटा में शादी के अवसर पर इमली व आम के वृक्षों की पूजा इनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पूरे भारत में तुलसी के पौधे को पवित्र समझकर पूजा की जाती है। यानी इस प्रकार का जो रीति रिवाज है, कल्चर है भारतीय सभ्यता के, समाज दर समाज, वो भी इस प्रकार के रीति रिवाजों के अनुसार इस प्रकार के पशु पक्षियों को, वन्य जीव जातियों को और वनों को संरक्षण प्रदान करते हैं। अब देखिए हमारे साथ पास अन्य इसके अतिरिक्त हमने क्या क्या काम किया है। तो जैव विविधता है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव हैं, यानी जो जैव विविधता कहते हैं, इन जीवों को आकार और कार्यों में अलग अलग पाई जाती है, ये इस प्रकार का काम करते हैं। जैव विविधता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। पारिस्थितिकी तंत्र, वे तंत्र जिसमें सभी जीव जंतु दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, मिलजुल कर इस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। वनों की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी वन किस प्रकार हमें हमारे लिए ज़रूरी भी है और आवश्यकता भी है हमारी, तो मनुष्य जाति के लिए वो कितने मायने रखते हैं। मानव क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण हैं। ये आपको बता सकता है किस प्रकार उनके लिए मुख्य जो उत्तरदायी कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है कृषि के विस्तार के लिए वनों की कटाई, इसका मुख्य कारक है। दूसरा है बड़े स्तर पर स्थापित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तीसरा है स्थानिक अर्थात झूम खेती, यानी स्थान बदलकर लगातार खेती करना। स्थान बदलकर हम खेती करेंगे तो वहाँ से पहले हम वनों की कटाई करेंगे, फिर उस भूमि पर हम लगातार कृषि कार्य करेंगे, और जब वो भूमि लगातार कृषि कार्य करने से अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है, फिर हम उस स्थान को छोड़ करके नए स्थान पर वनों की कटाई करते हैं और वहाँ कृषि कार्य करते हैं। इसको स्थानांतरित खेती कहा गया है, स्थान बदल बदल कर खेती करना। खनन कार्य ने वनों की बर्बादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार एवं शिकार इसका महत्वपूर्ण मुख्य कारक है। पर्यावरणीय प्रदूषण व वाष्पीकरण और दावानल जैव विविधता में ह्रास के कारण है। संसाधनों का असमान वितरण व उपभोग भी इसमें ह्रास का कारण है। तो अगला हमारा प्रश्न है, ये जैसे हमने लेसन में इसके बारे में डिस्कस किया था, एक प्रकार से बिंदु हमारे लिए IUCN का पूरा नाम क्या है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसका पूरा जो नाम है, इसकी डेफिनेशन हम ले सकते हैं। ये आगे 7वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, IUCN के द्वारा विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया, यानी इसको किन किन श्रेणियों में बांटा गया है इसके द्वारा जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति जात है, प्राणी जात को। पहला है सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियाँ वे जातियाँ होती है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान होती है, जैसे पशु, शाल, चील, कृंतक आदि। तो ये एक प्रकार के सामान्य प्रजातियों में काउंट की जाती है इनको। संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी होती है? संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन कारणों से इनकी संख्या कम हुई है, यदि वह जारी रहती है तो ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। जैसे काला हिरण है, मगरमच्छ की कई प्रजातियां इसमें हमने पढ़ी थी लेसन में, भारतीय जंगली गधा और गेंडा आदि, ये संकटग्रस्त प्रजातियों में आते हैं। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी जाति संकटग्रस्त है, सामान्य जाति है, सुभेद्य जातियां हैं, दुर्लभ जातियां हैं, तो ध्यान से पढ़ने वाली बात है। आगे सुभेय नाम लिखा, यहाँ सुभेद्य जातियां हैं। सुभेद्य जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या कम होती जा रही है। यदि हमने शिकार एवं वनोन्मूलन को कम नहीं किया तो यह संकटग्रस्त जीवों में शामिल हो सकती है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि। तो ये प्रजातियां सुभेद्य प्रजातियां हैं जिनको आसानी से, जिनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। दुर्लभ जातियाँ, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, ये आसानी से नहीं पाई जाती, ये सुभेद्य जातियाँ भी होती है। जिनको भेद लगाना, पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है, और इनको इसी तरीके से अगर इनका विनाश होता रहा, पतन होता रहा, ये लुप्त होती रही, तो भविष्य में इनका खतरा भी हो सकता है। स्थानिक जातियाँ, इसके बारे में हम 2 बार पढ़ चुके हैं। स्थानिक प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं, वे जातियाँ हैं जो एक स्थान विशेष में, एक भौगोलिक सीमाओं के दायरे में पाई जाती है। उदाहरण के निकोबार कबूतरी, यानी अंडमान और निकोबार, यानी वहाँ निकोबार जो स्थान है वहाँ पे जो कबूतर है, अंडमान जंगली सुअर, अंडमानी रील आदि लुप्त प्रजातियाँ। ये वे प्रजातियाँ होती है, वे जातियाँ होती हैं जो एक रहने के आवास में खोज करने पर नहीं पाई जाती, यानी जिन स्थानों पे इनका आवास है वहाँ पर काफ़ी खोजबीन के बाद भी इनका कोई अता पता नहीं होता, ये वे प्रजातियाँ होती है। और ऐसी प्रजातियाँ चीता और गुलाबी सिर वाली बतख है। और भारत में कई प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनकी घोषणा भी की जा चुकी है। तो जैसे एशियाई चीता है, उसके लुप्त होने की घोषणा काफ़ी साल पहले कर दी गई थी।
8वां अगला प्रश्न आपके लिए, औपनिवेशिक काल में वन के नुकसान के कारण क्या है। औपनिवेशिक काल कौन सा है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी ऐसा शासन, ऐसा काल, ऐसा समय जब भारत पर विदेशी सत्ताओं का अधिकार था, औपनिवेशिक शासन काल था। इसमें पहला जो मुख्य कारण है रेल लाइनों का विस्तार है, कृषि भी है। इसको देखो आप बड़ा करके भी लिख सकते हो, काफ़ी इसकी ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आ सकता है। तो रेल लाइनों का विस्तार को कह सकते हो आप ही, औपनिवेशिक काल में विदेशी सत्ताओं ने अपने व्यापार के फायदे के लिए भारत में रेल लाइनों का विस्तार किया, और जब रेल लाइनों का विस्तार किया गया तो काफ़ी जो भूमि जहाँ पे वन इत्यादि थे और इस प्रकार की जो प्रजातियां थी, जहाँ पे अपना उनका आवासीय स्थल था प्रजातियों का, वनस्पतियां थी, उनको काट करके साफ किया गया, तो फिर वहाँ पे रेल लाइनें बिछाई गई, तो वहाँ से काफ़ी इनको नुकसान हुआ है। ऐसे ही कृषि क्षेत्र के बारे में विस्तार से लिख सकते हो। व्यवसाय एवं उद्योगों का विस्तार है, भी किस प्रकार औपनिवेशिक काल में विदेशी सत्ताओं ने अपने उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं उनकी कटाई की थी। अनेक प्रकार के हमारी जो जीव हैं, विशेषकर चीता है, बाघ आदि है, उनको मारा गया था, उनकी खाल इत्यादि जो उनके हड्डियों से एक विशेष प्रकार का व्यापार है वो किया गया था। खनन क्रियाओं में वृद्धि, यानी धरती से अनेक प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं उनको खोद कर निकाला गया और उनके बहुमूल्य जो खजाने हैं उनको एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया था। अगला हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ये पीछे हमने पढ़े हैं वही बात है, वनों के ह्रास में वाणिज्यिक यानी वन नीति की भूमि। वाणिज्यिक मतलब एक प्रकार से व्यापार है जो विशेष प्रकार से विशेष नियमों कानूनों के हिसाब से किया जाता है। वानिकी का मतलब सीधे भाषा में समझे तो एक प्रकार से व्यापार होता है, बड़े स्तर पे कह सकते हो, काफ़ी व्यापक स्तर पे व्यापार है। तो वनों के ह्रास का मतलब पतन में वन नीति की भूमिका क्या होती है। तो वाणिज्य वानिकी के कारण वनों की संख्या में ह्रास हुआ, क्योंकि कुछ वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर प्रलाग आने के कारण, यानी इसका मतलब यहाँ पे इस शब्द का मतलब हम ले सकते हैं कि एक प्रकार से इनको व्यापार के लिए कह सकते हो या वनों की कटाई कह सकते हो, पलायन के कारण हो सकता है। पेड़ों की दूसरी जातियाँ खत्म हो रही हैं, यानी इन जातियों को लगातार इनका यूज किया गया, तो जिससे जो पेड़ों की प्रजातियाँ हैं वो खत्म हो गई। जैसे सागवान के पेड़ों को लगाने के कारण दक्षिण भारत के अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए थे। तो ये एक प्रकार से इनका फैक्ट है, कारण है। अगला पॉइंट हमें दिया गया है, वनों के ह्रास में विकास परियोजनाओं की भूमिका क्या है, कि किस प्रकार विकास परियोजनाओं के लागू होने से वनों की जो कटाई है वो की गई थी, इसके ऊपर बात करने हैं। तो बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि कुछ ऐसी परियोजना होती है जिनके लिए वनों को काटना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके लिए एक क्षेत्र विशेष निर्धारित किया जाता है, वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में इस प्रकार की परियोजनाएं वो स्थापित की जाती हैं। इसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा जो भूमि क्षेत्र है वो उनके लिए चाहिए होता है। नर्मदा सागर परियोजना के कारण कई हजार हेक्टेयर वन जलमग्न हो गए थे। ये देखो किस प्रकार के इसका एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है। आगे है हिमालयी यव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हिमालय का क्षेत्र जहाँ पे औषधीय वन है, ये औषधीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। आगे 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, यानी जैव विविधता को कम कैसे किया जा सकता है। एक तो है जीव के आवास का विनाश, उसके कारण जैव विविधता प्रभावित हुई है। जंगली जानवरों को मारना, इससे जैव विविधता का जो विनाश है वो इसके लिए है। पर्यावरण प्रदूषण भी है। दावानल, इन सब पॉइंटों का पहले भी लेसन में हम डिस्कस कर चुके हैं। दावानल का मतलब होता है जंगल की आग, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पीछे लगी थी, लेसन के अंदर भी अच्छे से मैंने पढ़ा था। तो यहाँ आप इसको विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कर सकते हो पॉइंटों का। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका जैसे नंबर है, जैसे मार्किंग पेपर में आपको दी गई है किस नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का आ रहा है, उसी हिसाब से इसको आप लिख सकते हो। आगे पर्यावरण विनाश के अन्य कारक कौन कौन से हैं। तो संसाधनों का असमान बंटवारा भी पर्यावरण विनाश का कारण है। ये वही क्वेश्चन है जो जैव विविधता और वनस्पति जात को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो संसाधनों का असमान बंटवारा, इसका मतलब जो हमारे संसाधन है, पहला लेसन इसका यही था संसाधन। जो पहला आपका लेसन इसमें हमने पढ़ा था, जो आपकी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें हमने पहला लेसन संसाधन के बारे में ही पढ़ा था, संसाधन और उसका विकास। उसमें इसी के बारे में बताया गया था, संसाधन क्या होते हैं और किस तरीके से संसाधनों का बंटवारा है वो होता है। तो इसका असमान बंटवारा है वो इसके लिए उत्तरदायी है। संसाधनों का असमान प्रयोग, देखो बंटवारा और प्रयोग में हम ऐसी चीज़ लेते हैं जिसका हम असीमित मात्रा में इसका प्रयोग करें, ज़रूरत के हिसाब से इसका प्रयोग ना करें। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी इसका प्रयोग करना है, तो वो असमान प्रयोग है इसका।
पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेवारी में असमानता। देखो पर्यावरण का रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है, संरक्षण भी ज़रूरी है, ये भी मैंने पढ़ा था पहले लेसन के अंदर भी, तो वहीं से ये इस बात को जोड़ा गया है, क्योंकि इसके ऊपर लेसन देखो एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। हमने पहला लेसन पढ़ा संसाधन एवं उसका विकास, दूसरा लेसन है वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, संसाधन, ये संसाधन में ही जुड़ता जा रही है। अत्यधिक जनसंख्या, जैव विनाश के प्रभाव, अगला हमारा जो टॉपिक है वो जैव विनाश के प्रभाव क्या क्या हैं, तो इसको भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हो, किस प्रकार जो जैव विविधता है उसके प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं। तो इसके जो विनाश के जो हमने कारण पढ़े थे, इसी को आप चेंज करके, इसी को आधार बना करके इसके जो विनाश के कारण वो लिख सकते हो। ये वे मूल जातियों एवं वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हाशियों पर चले गए हैं। हाशियों का मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये समुदाय अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर हैं और लगातार वो वनों का कटाव भी करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। वन एवं वन्य जीवन संरक्षण की जो आवश्यकता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान हैं। पूरे सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन यानी रोक, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण बचाव और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है। यानी इस अधिनियम के तहत इस तरह बातों पर जोर दिया गया है। अब देखो अधिनियम 1972 में और क्या क्या बात थी, ये हमने एक पॉइंट के बारे में पढ़ा था, ऊपर वाला पॉइंट ही है लगभग। ये बचाव किया गया था, शिकार पर रोक लगाई गई थी, विशेष प्रकार का कानून इसके लिए बनाया गया था और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। वही सेम इसको आधार बना के लिखा गया है। आगे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन संरक्षण के उपाय क्या क्या है। पहला इसमें है पारिस्थितिकी संतुलन के द्वारा पर्यावरण स्थापित कर रखना या उसको एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करना। पारिस्थितिकी मूल के द्वारा मृदा अपरदन पर रोक लगाना, यानी एक प्रकार से मिट्टी के कटाव को रोकना। प्राकृतिक क्षेत्रों तथा समुद्री तटीय पट्टियों में बालू टिब्बों के विस्तार पर रोक या रख रखाव करना उनका एक प्रकार से। राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की उत्पादकता बढ़ाना, यानी वनों की मात्रा में वृद्धि करना, वन लगाना एक प्रकार ज़्यादा क्षेत्र में। जनजातियों ग्रामीण लोगों के जलाशय लकड़ियाँ उपलब्ध करवाना, यानी जो जनजातियाँ हैं ग्रामीण लोगों के लिए जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाना। अगला हमारा प्रश्न बनता है वन संरक्षण के लिए उपाय, कि भी हम पहले कर चुके हैं प्रश्न। अगला 21वां प्रश्न है हमारा, वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक कौन कौन से, यानी वृक्षारोपण किस प्रकार प्रकृति के संतुलन को बनाए रख सकते हैं। जी पारिस्थितिकी शब्द बार बार आ रहा है, ये एक प्रकार के जो हमारा पर्यावरण है उसमें संतुलन को कहा गया है। यानी प्रकृति है हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, प्रकृति, इसमें सारी प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। इसमें वायु, जल, प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारी चीज़ें हैं। इसमें संतुलन कैसे बनाए रखें हम। ये मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं, नदी प्रवाह को प्रदान करते हैं, कच्चा माल प्रदान करते हैं, अन्न या अन्य से स्थानीय जलवायु को सेम बनाते हैं, यानी जलवायु में एक प्रकार से जो संतुलन है वो बनाते हैं। वनों की पत्तियां आदि से ह्यूमस बनते हैं जो मृदा को उपजाऊ बनते हैं, यानी मिट्टी की उर्वरता शक्ति, जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखते हैं। पवन प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, ये लगातार अगर वायु की गति है उस पर अवरोध पैदा करते हैं, उसको नियंत्रण में लेके आते हैं। वन पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। काफ़ी अच्छी इसमें जानकारी अलग अलग प्रकार से, यानी वनों के एक प्रकार से जो लाभ है हमारे लिए वो क्या क्या है और किस प्रकार ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। वन और वन्य जीव संसाधनों के वितरण की आवश्यकता, यानी आवश्यकता क्यों है इस प्रकार की, यानी वन और वन्य जीव संसाधनों के वितरण की, यानी समान इसका वितरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि सभी जीव वन और वन्य जीवों को प्रबंधन का मतलब होता है मेंटेनेंस, इनकी रख रखाव करना एक प्रकार से। नियंत्रण कठिन है, इन्हें आसानी से समझने के लिए, इन्हें जमाने के लिए या इनको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें वन और वन्य जीव का वितरण करना आवश्यक होता है। इनको एक प्रकार से कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड करना, इनको एक तरीके से इनका मेंटेनेंस करना, इनके लिए प्रॉपर एक प्रकार से नियोजन करना, इनका रख रखाव करना, एक पूरी तरीके से गाइडलाइन के माध्यम से इनको समझना ज़रूरी है। ये वनों के प्रकार दे रखे हैं, कौन कौन से हैं। प्राकृतिक आधार पर, प्राकृतिक वातावरण के आधार पर वन 5 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन,
कंटीली झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वन, टुंड्रा वनस्पति भी और अल्पाइन भी इसी के अंदर आता है। और आगे प्रशासनिक आधार पर वनों का संरक्षण है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। आरक्षित वन, रक्षित वन, वर्गीकृत वन। हाँ, 24वां क्वेश्चन देखो आगे। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में 40% से अधिक वन आवरण पाए जाते हैं, क्यों? तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ अधिक मात्रा में वन है। कारण क्या है इसका? इन राज्यों में वर्षा खूब होती है, ठीक है, क्योंकि हिमालय पर्वत है, यहाँ नदियाँ भी काफ़ी है, पर्वत श्रृंखलाएँ काफ़ी लंबा चौड़ा हिमालय का एरिया है, और वहाँ से जो मानसूनी जो पवन है वो टकरा करके वहीं से अपना जल है वो बहा देती है, गिरा देती है। ये कारक है इस प्रकार का। कहाँ? ठीक है। और वर्षा खूब होती है। इन राज्यों में भूमि पहाड़ी है और ऊंची नीची है, जिनके कारण वनों का शोषण आसानी से नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब हर व्यक्ति इनकी वनों की कटाई नहीं कर पाता और वहाँ वनों तक पहुँचना मुश्किल होता है, इसलिए सुरक्षित रहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। जैव विविधता कम करने के कार्य ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आपके जो अभ्यास के पर्सन है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमने किए थे वो सारे हम पढ़ चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस लेसन से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर मिल गए होंगे और आपने इसको अच्छे से समझा था। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। हमारे सामने एक ही प्रकार के क्वेश्चन कई बार आए, कोई छोटा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन था, तो हम एक बार इनकी लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इसको और ज़्यादा समझने में हमें आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक आप पीछे बैठ करके अपने ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।